हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे, आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। तो बच्चों, आप देख रहे हो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एनसीईआरटी का ये पीडीएफ है हमारे पास। तो एनसीईआरटी से पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। ठीक है, यहां पर मैं चीजें रीड भी करूंगा ताकि आप फील कर सको इस चैप्टर को कि आपकी बुक में क्या लिखा है, एनसीईआरटी क्या बताना चाहता है। जो जो क्वेश्चंस आने वाले होंगे उन क्वेश्चंस को भी मैं फटाफट यहां पर डिस्कस कर लूंगा। ठीक है ना, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप वीडियो के बीच में जा रहे हैं तो जहां पे भी आपने स्टॉप किया तो उसके बाद आप बाद में जरूर इसको देखिएगा। इससे आपका चैप्टर आराम से वन शॉट में तैयार हो जाएगा। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको शायद 9th क्लास में केमिस्ट्री अच्छे से ना पढ़ाया, टीचर ने ना पढ़ाया हो। ठीक है ना, और आपको केमिस्ट्री में मजा नहीं आ रहा है, चीजें लर्न नहीं होती, फॉर्मूला नहीं बना पाते हो। ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे सारी चीजें मैं आपको अकॉर्डिंग टू मतलब एक एनसीईआरटी के लिमिटेशंस में रहते हुए मैं आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कॉपी पेन ले लीजिए, बुक सामने रखिए। आपको क्या करना है, बुक में टिक भी लगाते चलना है जब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए बच्चों, देखिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बच्चों, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि भाई एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चों समझो, आपकी बुक में कभी अगर ऐसा लिखा है कहीं पे HONCl, ठीक है, तो ये सब क्या है, एटम्स है। ये एटम्स को लिखने का तरीका है। ये हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये नाइट्रोजन का एटम है, ये क्लोरीन का एटम है। ठीक, कभी भी एटम लिखा होगा तो उसके नीचे कभी भी ऐसे नंबर नहीं लिखे होंगे, ऐसे नंबर नहीं लिखे होंगे 2 1 3, ऐसा नंबर नहीं लिखा होगा कभी भी आपको। ठीक है, अगर ऐसे नीचे नंबर लिखें तो समझ जाना क्या है, वो मॉलिक्यूल है। क्या है वो, मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल क्या होता है ये आपको बताते हैं। ठीक है, वैसे तो एन के नीचे 2 होता है। ठीक है ना, जस्ट मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा था ऐसे ही। नाउ अब देखो बच्चों, तो ये सब क्या है, एटम्स है। अब देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, इसका एक एग्जांपल आपको बेस्ट देते हैं हम। जैसे ये देखिए H2O क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। अब जो मॉलिक्यूल होता है उसमें देखो आपको H के नीचे यहाँ 2 दिख रहा है, ठीक, और O के नीचे क्या दिख रहा है, O के नीचे आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 मानना है। जब किसी मॉलिक्यूल में, ये पूरा मॉलिक्यूल है, ठीक, मॉलिक्यूल कैसे बना हुआ है, 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर बना होगा मॉलिक्यूल। ठीक, तो किसी मॉलिक्यूल में जब आपको किसी एटम के नीचे कुछ ना दिखाई पड़े, ठीक है, तो आप 1 मान लिया करो। 1 लिखा नहीं जाता है लेकिन माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए, तो ये वाटर का 1 मॉलिक्यूल है। H2O क्या है, वाटर का 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वाटर का 1 मॉलिक्यूल, अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर के 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कितने एटम से बने हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम से बने, तो क्या बताओगे, हाइड्रोजन के 2 एटम दिखाई पड़े, हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम से और ऑक्सीजन के 1 एटम से, क्योंकि O के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे। ठीक, हाइड्रोजन के 2 एटम से, ऑक्सीजन के 1 एटम से क्या बना है, वाटर का मॉलिक्यूल बना है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल को आप डिफाइन कर सकते हो, मतलब सोच सकते हो मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा एटम पास पास आएंगे, मॉलिक्यूल बना देंगे आपस में केमिकली कंबाइन होकर। अब केमिकली कैसे कंबाइन होते हैं वो हम आपको मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा आपको फील आ रहा होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बच्चों, मान लो मैंने लिखा C6H12O6। अब बताओ, ये एटम है कि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, सबको पता है। ठीक, देखो कार्बन के इसमें 6 एटम है, हाइड्रोजन के इसमें 12 है और ऑक्सीजन के इसमें 6 एटम है। ठीक है, और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अभी धीरे धीरे चैप्टर में पता चलेगा, टेंशन मत लो। तो अब आपको समझ आ गया मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर बनते हैं। वेरी गुड। अब आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब देखो आपकी बुक में क्या कहता है, आप अपनी बुक को रीड भी करोगे मेरे साथ साथ। ठीक, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट अ रूम टेंपरेचर ड्यूरिंग समर। ठीक है, गर्मियों के दिनों में जब दूध को आप खुला छोड़ देते हो क्या होता है, सोचो, मिल्क को आपने गर्मियों के दिनों में कभी खुला छोड़ दिया होगा, रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा होगा, क्या होता है सोचो, दूध फट जाता है। कॉमन भाषा में बोलते हैं भाई कि दूध फट गया, खराब हो गया, खट्टा हो जाता है ना, सार हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो होता क्या होगा बच्चों, होता कुछ ऐसा होगा, ध्यान से चेक करिए, कुछ ऐसा होता होगा वहां पर। आपको इसकी केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन आप सोचो कि मिल्क के जो मॉलिक्यूल होते होंगे, मिल्क के जो क्या होते होंगे सर, मॉलिक्यूल होते होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वो इस हाई टेम्परेचर पे, समर के टाइम पे टी का मतलब टेम्परेचर कैसा है, हाई है, तो हाई टेम्परेचर पर बच्चों क्या करते होंगे, मिल्क के मॉलिक्यूल किन्हीं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होते होंगे केमिकली। ठीक, अदर मॉलिक्यूल्स। अब वो अदर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको नहीं सोचना है। ठीक है, ये किन्हीं अदर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद आपको कुछ नया सब्सटेंस बना के वहां पर दे देते हैं, जिसको आप बोलते हो कि फटा दूध है। तो यहाँ फटा दूध का मॉलिक्यूल मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ फटा दूध का मॉलिक्यूल मिल जाएगा, फटा मिल्क का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे कुछ न्यू टाइप्स के मॉलिक्यूल बन गए होंगे, यानी कुछ न्यू टाइप्स के कंपाउंड यहाँ पर तैयार हो गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, तो बस ये केमिकल रिएक्शन का, ये केमिकल चेंज का एग्जांपल है, क्योंकि केमिकल चेंज होते हैं 9th क्लास में आपने पढ़ा है ना। ठीक है, केमिकल चेंज क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब आप ऐसा नहीं कि फटे दूध से वापस से आप दूध बना लोगे, है ना, ऐसा तो है नहीं। ठीक, चलो, तो ये केमिकल चेंज का एग्जांपल इन्होंने दिया। आइए दूसरा देखते हैं बच्चों,
किस तरीके से, देखो कह रहा है कि आयरन, तवा, पैन, नेल इज लेस एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ठीक है बच्चों, देखो आयरन का बना हुआ आपके पास तवा है, पैन है या नेल है, नेल मतलब जो कील होती है आयरन की, ठीक है, तो उसको अगर आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर क्या होता है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का मतलब बच्चों ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर कब मिलेगा आपको, बरसात के मौसम में। ठीक है, जब बरसात होता है तो एयर बहुत ह्यूमिड होती है, मतलब वहां पर वाटर के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल रहते हैं। तो ये देखो, ये जो वाटर के पार्टिकल होते हैं, मैं आपको बता देता हूं फटाफट, वाटर के जो पार्टिकल होते हैं और ऑक्सीजन तो है ही एटमॉस्फेयर में, ये ऑक्सीजन जो होती है वो आयरन को, बच्चों याद रखिएगा, ऑक्सीजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, O2 है। ठीक है, वाटर का क्या है, H2 है। ओके स्टूडेंट्स, और आयरन का फॉर्मूला होता है Fe। आयरन अपने एटॉमिक फॉर्म में रहता है, टेंशन मत लो। एटॉमिक फॉर्म का मतलब ये होता है, फटाफट सुन लो, आयरन के बहुत सारे एटम्स पास पास आते हैं। ये देखिए, ये आयरन का एटम है, आयरन का एटम, 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 और इनके बीच में एक तरीके की बॉन्डिंग होती है जिसको मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे, लौट के वापस आ जाओ। ठीक, तो ये आयरन जब भी ह्यूमिड एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा, मतलब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में क्या क्या होगा, ऑक्सीजन होगा और वाटर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है Fe2O3। ठीक है, डॉट XH2O, Fe2O3 डॉट XH2O। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, ठीक है, अगर ये एनसीईआरटी में आगे आपको रिएक्शन मिलेगी तब तो याद करना है, नहीं तो नहीं याद करना है। ठीक है, टेंशन मत लो ज्यादा, बस मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, तो जो जो चीज पॉसिबल हो सकती है डिटेल में वो मैं आपको बताऊंगा। ये होता है बच्चों रस्ट का फॉर्मूला, जो लोहे में जंग लग जाती है ना, आपने देखा है आयरन नेल में, आयरन की भाई लोहे की बनी नेल है कोई, ठीक है, उसको आप बरसात के मौसम में खुला छोड़ दो बाहर कुछ दिनों तक, हाँ 15-20 दिन तक, तो उसमें जंग लग जाएगी, देखते हो ना ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस निकलता है, वो यही होता है, रस्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो आपका आयरन है वो खराब हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, आयरन ने क्या कर लिया, केमिकल रिएक्शन कर लिया, किसके साथ, ऑक्सीजन वाटर के साथ, और क्या बना लिया, रस्ट बना लिया। ठीक, तो ये रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, जो याद करने की जरूरत होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी बुक कहना क्या क्या चाहती है। नाउ उसके बाद बच्चों ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ठीक है बच्चों, ग्रेप्स जो होते हैं, अंगूर जो होते हैं, ठीक है, उसको आप खुला छोड़ दो, उसमें उसका फर्मेंटेशन हो जाता है, खराब हो जाते हैं वो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहां पर भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, ग्रेप्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे किसी दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके नए टाइप के मॉलिक्यूल्स बना देते होंगे और वापस से ग्रेप आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये सब केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है। कह रहा फूड इज कुक्ड, जब खाना आप पका लेते हो, ठीक है, खाना जब पक के तैयार हो जाता है, ठीक है, सब्जियां आपने बनाई, चावल आपने बनाए, रोटी आपने सेकी, ठीक है, तो आटे से जब आप रोटी बना लेते हो तो वापस तो आटा आटा आपको मिलेगा नहीं, तो ये भी एक तरीके का क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि जल्दी से जल्दी चीजें मैं कवर करना चाहता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट है फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। ओके बच्चों, जब आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी में डाइजेशन होता है, ठीक है, डाइजेशन होता है, आप देखते हो एक्सक्रीटा बाहर आता है हमारी बॉडी से, तो फूड का जब डाइजेशन होता है तो वहां पर भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, वी रेस्पायर, ठीक है, जो रेस्पिरेशन हम करते हैं वहां पे भी केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शंस के। अब देखो बच्चों फटाफट, इन ऑल द अबव सिचुएशन, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, मैं चाहूं तो सबकी रिएक्शन आपको लिखाऊं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बोला ना कि भाई हमें यहाँ बोर्ड एग्जामिनेशन पे टारगेट करना है, वरना तो मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊते तो 50 घंटे का लेक्चर चलेगा। ओके, नाउ कह रहा है इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस, व्हेनेवर केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेसेस। देखो बच्चों, कह रहा है कि आप ऊपर जितनी भी सिचुएशन देख रहे हैं, ठीक है ना, इन सिचुएशंस में जो न्यू सब्सटेंस आपके पास बनेगा, जैसे कि आयरन में जंग लग जाता है जब, तो जो रस्ट बनता है वो रस्ट एक नए तरीके का सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, वो आयरन से मैच नहीं करती है। ठीक है ना भाई, आयरन की अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर आयरन होगा तो वो क्या है, मेटल है, और वो शाइन भी करता है, पता है आपको, अगर आपने कभी फ्रेश आयरन देखा हो तो वो शाइन भी करता है, चमकता है, लेकिन रस्ट तो नहीं चमकता है। यानी कि जब भी केमिकल चेंज होगा तो कुछ ऐसा नया बन के आएगा कि उसकी प्रॉपर्टी जो इनिशियल में आप लेके चले थे उसकी प्रॉपर्टी से क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यही चीज है, कह रहा है कि यहां पर कुछ ऐसे सब्सटेंस बन जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टी न्यू सब्सटेंस जो आप लेके चले थे उनसे बिल्कुल अलग होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो कह रहा है जब भी ऐसा होता है तो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि केमिकल चेंज होता है, यानी कि यहां पर क्या है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, केमिकल चेंजेस यहां पर हो रहे हैं। कह रहा है यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज to what is actually meant by chemical reaction, how do we come to know that a chemical reaction has taken place, let us perform some activities। अब देखो बच्चों ध्यान से, कह रहा है कि आपको कैसे पता चलेगा किसी प्रोसेस में केमिकल प्रोसेस हुआ है या केमिकल चेंज हुआ है या केमिकल रिएक्शंस कहां पर हुई हैं कहां पर नहीं हुई हैं। तो कैसे पता करोगे आप, केमिकल रिएक्शंस हुई हैं यानी कि केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब कुछ एक्टिविटी आपको यहां पर कराएगा आपकी बुक में, अभी सारा मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इससे पहले एक चीज देखिए जरा,
सारा पढ़ा के आपको ऊपर से लेके आएगा और फिर बोलेगा आप क्या क्या पढ़ाएगा, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो आप। कह रहा है कि फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। सुनो बच्चों, फटाफट पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, कभी भी अगर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपकी एक्टिविटी से, आप टेंशन मत लो। देखो, कह रहा है कभी भी अगर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, क्या कि चेंज इन स्टेट हो जाए, कहीं पर चेंज इन कलर हो जाए, रिवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाए, चेंज इन टेम्परेचर हो जाए, ठीक है, कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा हो जिसमें चेंज इन स्टेट हो जाए। स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है बच्चों? स्टेट समझते हो? स्टेट्स क्या क्या होती हैं? सॉलिड, मैटर की स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है बच्चों, पता लगा लेके चले थे आप लिक्विड और मिल गया आपको गैस, तो स्टेट में चेंज आ रहा है। लेके चले थे लिक्विड, मिल गया क्या? गैस। लेके चले थे लिक्विड, मिल गया सॉलिड। लेके चले थे सॉलिड, मिल गया लिक्विड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जब आपकी स्टेट में कभी कभी चेंज आ रहा हो तो वहां पर केमिकल चेंजेस होने की संभावना होती है। हमेशा ऐसा नहीं होता भाई, इससे आप अगर वाटर बना लोगे तो फिजिकल चेंज है ना, हमेशा ऐसा नहीं होता है। मतलब एग्जैक्टली ये पक्के रूल नहीं है, लेकिन हाँ ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं तो वहां पर क्या होता है? केमिकल एक्शन होती है। आपको अगर कलर में चेंज देखने को मिल रहा है, अभी इसके सारे एग्जाम्पल देखेंगे, परेशान ना हो, ठीक। अगर इवोल्यूशन, कोई गैस निकल रही है, अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर राइज हो रहा है या डिक्रीज कर रहा है किसी प्रोसेस में, तो सब केमिकल रिएक्शंस वहां पे होती है। ओके, चलिए अब आ जाइए बच्चों यहाँ पर फटाफट। चलिए अब आ जाइए आप एक्टिविटी 1 में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखो, ये एक्टिविटी 1 है। कॉशन, यहां सावधानी रखने के लिए आपको बोला गया है। कह रहा है दिस एक्टिविटी नीड्स टू द टीचर। पहले मैं आपको बता देता हूं, ये एक्टिविटी अभी आप पढ़ लेना बच्चों, ठीक है, इसको मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूं करना क्या है। ध्यान से इसमें जो भी सावधानी रखनी है, हमें जो भी क्वेश्चंस रखने हैं वो भी हम देख लेंगे। अब देखो होता क्या है बच्चों, ये आपका बर्नर है, इसको बंसन बर्नर भी बोला जाता है। ठीक है, ये बर्नर लिया है, ये टोंग है, टोंग से हमने क्या किया? मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा हुआ है। ठीक है, हाथ से नहीं पकड़ना है, टेम्परेचर बहुत हाई होगा। ठीक, मैग्नीशियम रिबन को हमने ऐसा पकड़ा हुआ है, ठीक, और मैग्नीशियम रिबन को हम बर्नर के पास लेके आते हैं। तो जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्नर के पास लेके आते हो, ठीक है बच्चों, तो होता क्या है, ध्यान से सुनिए, जितने भी मेटल होंगे, मैं शुरू से आपको बता रहा हूं, कॉपी में नोट लगा लो, जितने भी मेटल होंगे वो एटॉमिक फॉर्म में लिखे जाते हैं केमिकल रिएक्शन में। आई रिपीट, जितने भी मेटल होंगे वो एटॉमिक फॉर्म में लिखे जाते हैं। मतलब समझो, देखो बच्चों ध्यान से, मैग्नीशियम को ओनली Mg लिखा जाएगा। मैग्नीशियम एक मेटल है, ठीक है, कौन कौन मेटल है वो केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपको धीरे धीरे पता चलेगा। मैग्नीशियम एक मेटल है, कभी भी मैग्नीशियम को Mg2 ऐसा नहीं लिखोगे, कभी भी Mg3 ऐसा नहीं लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, मेटल्स को कैसा लिखा जाता है? एटॉमिक फॉर्म में, ओनली Mg लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, जनरली आपको कौन कौन से मेटल देखने को मिलेंगे वो मैं फटाफट आपको बता देता हूं। आपको देखने को मिलेगा बच्चों आपके सिलेबस में सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, देखिए सोडियम पोटेशियम, Na का मतलब सोडियम, K का मतलब क्या होता है? पोटेशियम होता है। ठीक, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बच्चों मैग्नीशियम, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कैल्शियम। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, बेटा मांगे कार, ओके, मैग्नीशियम कैल्शियम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको एल्युमिनियम देखने को मिलेगा, Al, ये सब मेटल है, इनके नीचे कभी भी 2 3 ऐसा नहीं लगा रहेगा। ठीक, उसके बाद आपको आयरन देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको जिंक देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे मेटल्स आपको देखने को मिलेंगे, बट जनरली ये मेटल्स आपको क्लास 10th में देखने को मिलेंगे। इसमें कभी भी आप नीचे देखोगे बच्चों, यहां पे Al2 ऐसा, देखिए यहां पर Al2 ऐसा, ठीक, या Fe2 ऐसा, या Zn2 ऐसा, ठीक है, कॉपर भी क्या आपको मेटल, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो कहीं पे भी ऐसा Cu2 ऐसा नहीं लिखा होगा, 2 या 3। मेटल को हमेशा केमिकल रिएक्शन में एटॉमिक फॉर्म में लिखा जाता है। इतनी बात समझ गए? तो अब ध्यान से सुनो बच्चों, क्या करना है हमको एक मैग्नीशियम का रिबन लेके आना है। ठीक, बाजार से खरीद लीजिए जाके मैग्नीशियम का रिबन, मतलब मेटल का बना हुआ रिबन है, पतला सा रिबन है, किसका? मैग्नीशियम का बना हुआ। ठीक, तो उसको हमको कट लगाना है थोड़ा सा, इसका कट लगाने के बाद क्या करना है? ये मैग्नीशियम का रिबन है। अब ध्यान से सुनो, होता क्या है बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैग्नीशियम के रिबन को हमें इस बर्नर पे बर्न करना है। ठीक है, बर्न करने से पहले क्या करना है? ध्यान सुनो, आप मार्केट से सैंड पेपर खरीद के लेके आओगे। कौन सा पेपर? सैंड पेपर। ठीक, सैंड पेपर क्या होता है? जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूं, सैंड पेपर क्या होता है बच्चों। देखिए, आपने अपने घर में कभी पुताई उताई होती है, ठीक है, व्हाइट वॉश होता है, तो आपने देखा होगा जो लेबर आता है वो क्या करता है, एक पेपर लेके दीवार को ऐसा घिसता है ना, ताकि दीवार की जो गंदगी है वो सब बाहर निकल जाए। ठीक है, तो उसी को हम सैंड पेपर बोलते हैं। ठीक है, वो काफी हार्ड सा पेपर होता है। तो उस सैंड पेपर से क्या करना है, ये मैग्नीशियम रिबन को पहले हमें रब करना है। ये वाला प्रैक्टिकल करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हमें सैंड पेपर से क्या करना है? रब करना है। क्यों रब करना है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, रब इसलिए करना है क्योंकि बच्चों देखिए, बहुत दिनों तक मैग्नीशियम का रिबन ऐसे रखा है, तो होता क्या है कि मैग्नीशियम का रिबन बहुत दिनों तक रखा है। अब ये मैग्नीशियम का रिबन किससे मिलकर बना है? मैग्नीशियम के एटम से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? मैग्नीशियम के एटम से। ठीक, इसमें मैग्नीशियम के एटम है, ये सब मैग्नीशियम के एटम है। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है बच्चों, ये देखिए रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लगातार ये मैग्नीशियम के कांटेक्ट में आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। ठीक है, जब मैग्नीशियम रखा हुआ है चुपचाप,
अभी इसको आप बर्नर पे नहीं ला रहे हो, मैग्नीशियम आपके घर में रखा हुआ है भाई चुपचाप, कई दिनों तक रखा हुआ था, ठीक। अब मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आते हैं आते हैं आते हैं और बॉन्डिंग कर लेते हैं मैग्नीशियम के एटम के साथ। अब बॉन्डिंग करने का मतलब है एक तरीके की केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं। तो होता क्या है भैया, ध्यान से सुनो सभी बच्चे, ये जो मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है धीरे 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 धीरे, और क्या बनाता है, MgO। क्या बनाता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो क्या होता है बच्चों, Mg पे क्या होता है, 2+ होता है, ठीक। और ये सब बातें कॉपी में नोट करके, जब मैं कुछ स्पेशल लिखा रहा हूं कॉपी में बच्चों नोट कर लीजिए फटाफट इसको, ठीक। Mg पे 2+ होता है, O पे होता है 2-। जब दोनों पे चार्ज सेम होते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, 2+ से 2- कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, MgO, ठीक है। आज के बाद याद रखोगे मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है, 2+, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, 2-, कभी भूल मत जाना, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन गया, MgO। Mg2+ को बोलते हैं मैग्नीशियम आयन और O2- को बोलते हैं ऑक्साइड आयन। ध्यान से सुन लो जिसको नहीं पता है, Mg2+ को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ओके स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम आयन। और O2- को हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्साइड आयन, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों को पास पास लाओगे, +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा MgO, क्योंकि ये मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन से मिलकर बना है इसलिए नाम पड़ेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ तो वापस आ जाओ, क्या कि जब ये मैग्नीशियम का रिबन रखा है तो मैग्नीशियम के एटम के ऊपर ये ऑक्सीजन के एटम अटैक करते हैं, दोनों में केमिकल रिएक्शन होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब सोचो ये मैग्नीशियम का रिबन है, इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर आ गया। अब अगर इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर आ गया, ये देखिए, ये लीजिए, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर आ गया, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ कि अगर इस रिबन को आप बंसन बर्नर के पास लाओगे तो क्या बंसन बर्नर से जो फ्लेम निकल रहा है उस फ्लेम मतलब ये जो आग की ज्वाला निकल रही है, इसके कांटेक्ट में क्या मैग्नीशियम के एटम डायरेक्ट आ जाएंगे, नो सर, क्योंकि मैग्नीशियम के एटम तो बेचारे अंदर रह गए ना। ऊपर वाले सरफेस पे क्या आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड पे इस फ्लेम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बड़ी मजबूत होती है, ठीक। फ्लेम का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ता है। अब ये जो फ्लेम है उसकी जो हीट है, जो कनेक्ट उसकी जो हीट है वो हीट अंदर तक जा नहीं पाएगी। ये सब मैग्नीशियम जो अंदर बैठे हुए हैं, अंदर क्या है, मैग्नीशियम के एटम है। लो हो गई प्रॉब्लम, रिएक्शन ही नहीं होगी। रिएक्शन किसकी होने वाली है, मैग्नीशियम की, फ्लेम के साथ होगी, मतलब फ्लेम के प्रेजेंस में होगी, और ऑक्सीजन का होना जरूरी है, अभी दिखाते हैं आपको। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हटा दो, समझ में आ गया, सीधे शब्दों में सुनो भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर पहले ऊपर से हटा दो ना, तभी तो अंदर वाला मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, समझ रहे हो ना। तो होता क्या है, हम सैंड पेपर लेके आएंगे, ठीक, और सैंड पेपर से क्या करेंगे, हम इसको घिसेंगे थोड़ी देर से, इस तरीके से रब करेंगे, रब करोगे तो ऊपर से अच्छी तरीके से उसको रब कर दो सैंड पेपर से, ठीक। तो ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हट जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। लो मैग्नीशियम रिबन अच्छी तरीके से फ्री हो गया, ये लो, अब ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर जा चुका है। अब आपको ये सब क्या है, ये सब क्या है, मैग्नीशियम के एटम है। लो अब ये सब मैग्नीशियम के एटम है, और ये सब मैग्नीशियम के एटम अब डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएंगे किसके, फ्लेम के, एज वेल एज ऑक्सीजन के। तो अब आ जाओ वापस, सबसे पहले क्या किया, सैंड पेपर से हमने मैग्नीशियम रिबन को रब कर दिया अच्छी तरीके से, क्यों, ताकि ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हट जाए, ठीक है, हट चुका। अब क्या करना है, अब ध्यान से यहां पे आओ। अब जैसे आप मैग्नीशियम रिबन को यहां बंसन बर्नर के पास लेके आओगे, अब आसपास क्या है, सोचो आसपास क्या है, आसपास है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ये लीजिए, नहीं पता, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं भाई, ठीक। तो आसपास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये रिबन में क्या है, मैग्नीशियम के एटम है। अब होता क्या है, जैसे इसको हाई टेम्परेचर मिलता है, एनर्जी मिलती है भाई, फ्लेम में एनर्जी है ना, हीट एनर्जी, जैसे इसको एनर्जी मिलती है तो ये सब क्या करते हैं, आपस में केमिकली कंबाइन करने लगते हैं, इनके बीच में एक तरीके का केमिकल बॉन्ड बनने लगता है, किसके किसके बीच में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है ना। दोनों कहते हैं भैया चलो हम लोग बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक। ये बॉन्डिंग कहां पढ़ोगे, मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में, तो अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी बस आपको रिएक्शन देखना है, ठीक। तो देखो होता क्या है, रिएक्शन देखो क्या होता है, यहाँ अवेलेबल है मैग्नीशियम रिबन में मैग्नीशियम के एटम, ठीक, और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, O2 है, ठीक। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, O2 है। कैसे बनता होगा, 2 ऑक्सीजन के एटम आके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। चलो तो अब क्या होता है, ये जो मैग्नीशियम के एटम है बच्चों, ठीक, ये मैग्नीशियम के एटम क्या करते हैं, ये देखिए, ये मैग्नीशियम के एटम क्या है बच्चों, ये रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ और बनाते हैं एक कंपाउंड जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सारा का सारा जितना भी मैग्नीशियम है, सुन लो, जितना भी मैग्नीशियम इसमें अवेलेबल है सारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। अब आप बोलोगे सर पिछली बार भी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था जब मैग्नीशियम का रिबन रखा था, भाई तब एनर्जी ज्यादा नहीं मिल रही थी, रूम टेम्परेचर पे रखा था, तो केवल ऊपर वाले सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ गई थी। अभी क्या है, अभी आप बंसन बर्नर के पास लेके आओ, बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रही है,
पूरा का पूरा मैग्नीशियम रिबन में जितने एटम है सब रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, और ये मिलेगा आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये होता है व्हाइट कलर का पाउडर। ये क्या होता है? व्हाइट कलर का पाउडर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप ध्यान से चेक करो, यहां से जो ऊपर से नीचे गिर रहा है ये चाइना डिश, ये वॉच ग्लास में, ठीक है, ये जो नीचे वॉच ग्लास में कलेक्ट कर रहे हैं ये, ठीक है, ये क्या आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर है। समझ में आ गया क्या करना है? और इस रिएक्शन को भी हम आपको बैलेंस भी करके दिखाएंगे, तो उसकी आप टेंशन मत लो। Mg+O2 गिव्स MgO, फॉर्मूला मैंने बनाना सिखा दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब आइए देखते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं, देखते हैं कोई एनसीईआरटी में ऐसी चीज तो नहीं है जिसपे हमें टिक लगाना है। ठीक, चलो, कह रहा है दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। और एक याद रखिएगा एक चीज और, जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पे डार्जिलिंग फ्लेम निकलती है। कैसी फ्लेम निकलती है? डैजलिंग फ्लेम निकलती है। ठीक, डैजलिंग मतलब बहुत ज्यादा चमकदार फ्लेम निकलती है। इससे आपकी आंखों को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें चश्मा वगैरह लगा के, यहाँ पर ग्लास वगैरह लगा के रखना चाहिए। ओके, यही बात आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पर बोला हुआ है। क्या कह रहा है? दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट, इट वुड बी बेटर इफ द स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन। देखा, बोला आई पे कोई प्रोटेक्शन आपको लगा के रखना चाहिए, कोई स्पेक्स वगैरह या ग्लास वगैरह कुछ लगा के रखना चाहिए। कह रहा क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय द रबिंग विद द सैंड पेपर। ठीक है, मैंने आपको बताया, कह रहा 2 सेंटीमीटर का रिबन ले लो, मैग्नीशियम रिबन, और उसको क्या करो, उसको क्या करो बच्चों, अच्छी तरीके से क्या करो, क्लीन कर दो सैंड पेपर से। मैंने आपको बताया सैंड पेपर से क्यों क्लीन करना है, सैंड पेपर से इसलिए क्लीन करना है ताकि ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हट जाए और अंदर जो मैग्नीशियम के एटम है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए और ये वाली रिएक्शन हो जाए और मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बन जाए। खास बात और है, यहाँ पे आप देखोगे बच्चों, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जब एक बार बन गया तो इससे आपको वापस मैग्नीशियम नहीं मिलेगा, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक, कह रहा होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिंट लैम्प और अ बर्नर एंड कलेक्ट द एश so formed in a watch glass as shown in the figure. Burn the magnesium ribbon keeping it as far as possible from your eyes. कह रहा अपनी आंखों से जितना पॉसिबल है उतना दूर रख के तब आपको बर्न करना है। कह रहा व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो? तो हम ये देखते हैं कि यहाँ एक तो डैजलिंग फ्लेम निकलती है, ठीक है स्टूडेंट्स, और याद रखिएगा डैजलिंग फ्लेम निकलती है यहाँ पर चमकती हुई फ्लेम के साथ ये जलता है, ठीक है, व्हाइट कलर की डैजलिंग फ्लेम होती है। उसके बाद यहाँ पर हमको क्या मिलता है? व्हाइट पाउडर मिलता है। किसका व्हाइट पाउडर होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायग्राम की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, एग्जाम में बनाने के लिए आ सकता है। बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। ठीक, कह रहा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। नोट करेंगे बच्चे, कॉपी में नोट लगाएं। आपको पूछ सकता है कि फ्लेम का कलर क्या होता है एग्जाम में, ठीक है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम होती है। मैग्नीशियम रिबन कैसे बर्न करता है? यूट्यूब पे सर्च भी कर लीजिएगा डैजलिंग व्हाइट फ्लेम कैसे दिखती है, ठीक है ना, आपको फील आ जाएगा। ठीक, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है, ठीक, और चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर। ये व्हाइट पाउडर कौन होता है? व्हाइट पाउडर का फॉर्मूला बताओ। जो नीचे व्हाइट पाउडर गिरता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनता है? Mg के ऊपर क्या होता है? 2+, O के ऊपर क्या होता है? 2-, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और यहां से क्या बन गया फॉर्मूला आपका? MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। कह रहा है इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होती है। मैग्नीशियम कहाँ था? मैग्नीशियम रिबन में। ऑक्सीजन कहाँ से आया? एयर से आया। ठीक, दोनों में रिएक्शन हो गई हीट के प्रेजेंस में। बर्नर था ना, टेम्परेचर आपने हाई किया वहां पे, ठीक है ना। चलो चलो, अब देखो बच्चों, ये हो गई आपकी एक एक्टिविटी। ठीक, अब आइए यहाँ पर जरा ध्यान से बच्चे चेक करेंगे जरा। ये देखो एक्टिविटी 1.2 को अभी हम छोड़ दे रहे हैं, पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, बाद में पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आओ, ठीक है, बाद में पढ़ाएंगे। अभी देखो एक्टिविटी 1.3 देखो, कह रहा है टेक अ फ्यू जिंक ग्रैनुल्स। अब देखो बहुत सारे बच्चों को जिंक ग्रैनुल्स नहीं पता है। भाई देखो जिंक ग्रैनुल्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। देखो आपने अपने घर में देखा होगा, कारपेंटर आता है, कारपेंटर लकड़ी को ऐसा घिसता है ना, तो उसमें से लकड़ी का बुरादा निकलता है, छोटे छोटे लकड़ी के छिलके निकलते हैं, आपने देखे होंगे। ठीक, तो ठीक उसी तरीके से जिंक ग्रैनुल्स होते हैं, यानी कि जिंक के छोटे छोटे छिलके आप बोल सकते हो, जिंक के छोटे छोटे पीसेस आप बोल सकते हो, बहुत महीन पीसेस, बहुत छोटे पीसेस। ठीक है, तो कह रहा है कि जिंक ग्रैनुल्स आपको लेने कॉनिकल फ्लास्क में। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? कह रहा है एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैनुल्स? टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर? फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज यू कैन से द फॉलोइंग। ओके ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर होता क्या है, ध्यान से चेक करिए। देखिए, ये देखिए क्या कहना चाहता है एनसीईआरटी। यहाँ पे आ जाओ बच्चों फटाफट। ठीक, रिएक्शंस तो आगे चल के और भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए जरा, कह रहा है कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ले लो। ये जिंक ग्रैनुल्स ले लिए। ठीक, अब जिंक क्या होता है? मैंने आपको बताया आज की क्लास में, जिंक मेटल होता है और मेटल हमेशा एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, यानी कि जिंक कभी भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा Zn2 Zn के नीचे 3 ऐसा कभी भी। जिंक हमेशा जब भी हम केमिकल रिएक्शन में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? एटॉमिक फॉर्म में। भाई मेटल है, मेटल हमेशा एटॉमिक फॉर्म में रहेंगे, याद रखना। ठीक, तो ये देखो बच्चों,
कहाँ पे करूँ मैं इसको, क्या मुझे थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा, या आप यहाँ देख सकते हो। ये देखो बच्चों, जिंक लिया हमने, ठीक। उसके बाद हमने क्या करा, इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ठीक। थोड़ा सा इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला कॉनिकल फ्लास्क में, ये लीजिए H2SO4 हमने यहाँ पे डाला। HCl भी ले सकते हैं, वो भी अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक। अच्छा, जो बच्चे पहले से पढ़ के आए हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, तो नीचे अभी मैं इसकी स्टेट्स नहीं लिख रहा हूँ कि एक्वस है कि लिक्विड है कि कौन सॉलिड है, अभी आगे चल के पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक। तो बस अभी जो नए बच्चे आए हैं, ठीक है, वो भी थोड़ा फील कर जाए भाई। देखो, जिंक को अगर H2SO4 से कराओगे आप रिएक्शन, तो होता क्या है, देखो अब बनेगी कैसे, रिएक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, सुन लो कैसे बनाना है आपको, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ध्यान से चेक करो बच्चों। देखो, H2SO4 आपको दो तरीके के आयन देगा, कौन कौन से आयन देगा, ये देगा आपको H+ आयन और SO4 2- यानी कि सल्फेट आयन। याद करो फटाफट, याद करो, कॉपी में नोट लगाओ। H2SO4 आपको दो तरीके के आयन देगा, H+ आयन और SO4 2-, ठीक है। H+ आयन को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन और SO4 2- को बोलते हैं सल्फेट आयन, ठीक है। H+ को क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका हाइड्रोजन आयन, ठीक है स्टूडेंट्स, और SO4 2- हो गया आपका कौन सा आयन, सल्फेट आयन। कौन सा आयन हो गया, जिनको नहीं पता है कॉपी में नोट लगाएं, H+ हो गया हाइड्रोजन आयन, SO4 2- हो गया सल्फेट आयन, ठीक है। और जिंक आपको देगा कौन सा आयन, जिंक आपको देगा Zn2+ आयन। जिंक से आपको क्या मिलेगा, Zn2+ आयन, ठीक है, याद रखिएगा। जिंक से हमें क्या मिलेगा, Zn2+ आयन, ठीक है। तो जैसे ही जिंक ग्रेनुअल्स, ये जिंक के टुकड़े जैसे ही H2SO4 के कांटेक्ट में आते हैं, अब कौन कौन से आयन है टोटल वो आप देख लो। एक तो जिंक देगा आपको Zn2+ आयन, ये वाला आयन, ठीक है। H+ देगा आपको क्या, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, सॉरी H2SO4 क्या देगा आपको, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही इस फ्लास्क में जिंक H2SO4 के कांटेक्ट में आता है, तो ये जो जिंक आयन है ये सल्फेट आयन से इसको कनेक्ट करा दो, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक। मतलब कुछ बॉन्डिंग वॉन्डिंग कर लेते हैं, आप टेंशन मत लो, फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक। Zn2+ को मिलाओ किसके साथ, SO4 2- के साथ, और जरा मिलाओ, क्या बनेगा फॉर्मूला, Zn2+ को मिलाओ सल्फेट से, SO4 2- से, देखो 2- यहाँ 2+ वहाँ कैंसिल, भाई याद करना पड़ेगा, जिंक पे 2+ होता है, यस सर, सल्फेट पे 2-, 2 से 2 कैंसिल, बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला बनेगा, ठीक। यानी कि हमारा बनेगा क्या, एक तो बनेगा जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के साथ जो सॉल्यूशन बनते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, अभी आगे चल के पढ़ाएंगे, परेशान ना हो, ठीक। तो जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, और ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, इस हाइड्रोजन आयन की वजह से आपको मिलेगी, भाई क्या क्या बच गया, जिंक चला गया इसके साथ, और बचा बस हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन क्या करता है, कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बना देता है, कैसे गेन करता है उसकी आप टेंशन मत लो, बस अब आप ये देखो, बस हाइड्रोजन आयन की वजह से क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा, देखो बन गई रिएक्शन, कुछ नहीं करना है, देखो आ गया प्रोडक्ट आपको, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती है, H2, ये सब गैसेस मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती हैं, याद रखिएगा। ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2, नाइट्रोजन का N2, हाइड्रोजन का S2, ये चीज़ हो गई, ठीक। साथ साथ मैं थोड़ी बहुत आपको केमिस्ट्री भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई किस तरीके से रिएक्शन बनाते हैं, बैलेंस वैलेंस अभी नहीं कर रहे हैं, आगे पढ़ाएंगे तो बैलेंस भी करवाएंगे, वैसे तो ये ऑलरेडी बैलेंस होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से अब खास बात क्या है, खास बात ये है कि यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, देख लीजिए हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक पाइप लगी है कॉर्क में ऊपर, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी बाहर। अब जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी, अगर आप एक बात और बता दे रहा हूँ, कॉपी में नोट लगाओ, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करते हैं, तो जवाब है हाइड्रोजन गैस का हम टेस्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। कौन से साउंड के साथ, पॉप साउंड। पॉप साउंड कैसा होता है, सुनो, ये होता है पॉप साउंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर अगर आप स्प्लिंटर लेके आओगे, है ना, स्प्लिंटर मतलब कोई लाइटर वाइटर ले आओ, ठीक है, इस तरीके से स्प्लिंटर लेके आओगे, तो स्प्लिंटर की फ्लेम है ये, यहाँ स्प्लिंटर की ज्वाला निकल रही है, जलता हुआ स्प्लिंटर लेके आओगे, और जैसे ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ पर आएंगे निकल के, ठीक, ये हाइड्रोजन यहाँ पर जैसे ही आएगी फ्लेम के पास, ये पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। तो याद रखिएगा आज के बाद हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है, पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इस रिएक्शन में आपने क्या देखा, इस रिएक्शन में आपने देखा कि भाई हाइड्रोजन गैस यहां पर निकल रही है, ओके स्टूडेंट्स। और यहां पर और देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एज वी ऑब्जर्व, कहाँ गया, यहाँ पे देखो, फ्रॉम द 3 एक्टिविटीज, इससे पहले अगर आप देखोगे, हाँ चलो यहीं पे बता देता हूँ फिर पढ़ दूंगा। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें एक साइंटिफिक थर्मामीटर भी लगाया जाता है कभी कभी, ठीक। ये साइंटिफिक थर्मामीटर क्या करता है, ये आपको टेम्परेचर बताता है। अब पता है क्या है, यहाँ पर जब आप ये रिएक्शन करोगे लैब में, तो आप बाहर से अगर फ्लास्क को टच करोगे ना, फ्लास्क आपको थोड़ा गर्म लगेगा, फ्लास्क थोड़ा आपको गर्म लगेगा, टच करोगे ना, इसका टेम्परेचर बढ़ गया होगा, ठीक। तो याद रखिएगा यहाँ टेम्परेचर में भी चेंजेस आ रहे हैं और हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल देना चाहते हैं कि भैया ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, यहाँ टेम्परेचर में भी चेंज आ रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब सुन लो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में यदि टेम्परेचर राइज कर रहा है, ठीक है ना,
फ्लास्क आपने टच किया, बाहर से गर्म लग रहा है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट बाहर निकल रही है, ठीक है ना। हीट क्यों बाहर निकलती है, कोई भी सिस्टम स्टेबल होना चाहता है तो वो अपनी एनर्जी को बाहर निकालता है, बस ये समझ लो, ठीक। केमिकल रिएक्शन हो रही है तो अपने एनर्जी को वो बाहर निकालना चाहता है सिस्टम, ठीक है, स्टेबल होने के लिए एनर्जी को बाहर। जैसे आप अपनी ज़िंदगी में टेंशन को बाहर निकालते हो ना, वैसे ही वो एनर्जी को बाहर निकालता है। इसलिए कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं जिसमें हीट बाहर निकलती है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इतनी बातें हो जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, नोट करना हो तो नोट कर लो, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ठीक। अच्छा, यहीं पर एक बात और बताना चाहता हूँ कि H2SO4 की जगह पर आप क्या ले सकते थे, HCl भी ले सकते थे। ये लो, जिंक और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बना देता है यहाँ पर, जिंक क्लोराइड बन जाता। जिंक क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन, मतलब देखो होता क्या है ना, जो एसिड लोगे ना, ये एसिड एक्वस होता है, AQ लिखा रहेगा बुक में, आप पढ़ोगे। AQ का मतलब एसिड और पानी मिक्स होते हैं दोनों, ऐसा समझ लो, एसिड और पानी मिक्स होते हैं, ठीक है। एसिड का पानी के साथ जो सॉल्यूशन होता है ना, वही क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक। तो उस पानी होने की वजह से यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो भी कैसा होता है, एक्वस होता है। गैस तो निकल जाएगी बाहर, और जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट क्या होता है, एसिड बेस सॉल्ट में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझो, ये जो जिंक सल्फेट था और अब जो जिंक क्लोराइड बनने जा रहा है, ये क्या है, सॉल्ट है, ठीक। तो सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन बनता है। एक्वा सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा तो सुन लो, नमक है आपके घर में, नमक को पानी में मिला दो, बस जो सॉल्यूशन बनता है बस वही एक्वा सॉल्यूशन है। मतलब किसी भी सब्सटेंस का अगर पानी के साथ सॉल्यूशन बना होगा तो वो एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक, याद रखिएगा। हाँ, तो वापस यहाँ पे आ जाओ बच्चों, HCl के साथ रिएक्शन कैसे कराओगे, H2SO4 के साथ, H2SO4 की जगह हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते थे, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए कैसे कराओगे यहाँ पर रिएक्शन, यहाँ पर ठीक वैसे ही बनेगी जैसे यहाँ पे बनवाया था अभी। देखो कुछ नहीं करना है, फिर से वही बातें। HCl आपको क्या देगा, HCl आपको देगा H+ आयन, ठीक, और Cl- आयन, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, Cl- को बोलते हैं क्लोराइड आयन, कॉपी में नोट लगाओ जिसको नहीं पता है। H+ को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, Cl- को बोलते हैं क्लोराइड आयन, ठीक है। जिंक आपको क्या देगा, जिंक आपको क्या देगा, जिंक आपको देगा Zn2+ आयन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चेक कर लो, ये Zn2+ आएगा और ये नेगेटिव वाले आयन से लग जाएगा, ठीक। जोड़ो जोड़ो जोड़ो, जैसे Zn2+ को सल्फेट से जोड़ा था वैसे इस बार Zn2+ को Cl- से जोड़ो। अब क्लास 9th में आपने इतना पढ़ा होगा, ये वाला 2 इधर आता है और इसका -1 का मतलब 1 इधर आता है, तो Zn के नीचे क्या आ जाएगा, 1, और Cl के नीचे क्या आ जाएगा, 2। 1 तो लिखा नहीं जाता है, इसलिए आंसर क्या आएगा, ये 1 को हटा देंगे तो आंसर क्या आएगा, ZnCl2। लो, जिंक क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन, और साथ में ये जो हाइड्रोजन आयन है ये कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, कैसे कर लेगा उसकी आप टेंशन मत लो, यहाँ से निकलेगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है स्टूडेंट्स। देख लो फिर से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और टेम्परेचर भी राइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यही कह रहा है फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे देखिए जरा, पहले यहाँ पे एक्टिविटी में कह रहा है टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड टेस्ट ट्यूब एंड ऐड डाइल्यूट, मैंने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आपको लगा के दिखा दिया और सल्फ्यूरिक एसिड भी लगा के दिखा दिया। क्वेश्चन कह रहा है हैंडल द एसिड विद केयर। हाँ, एसिड हाथ पे गिर जाएगा तो भैया परेशान हो जाओगे, बर्न कर देगा आपके हाथ को, एसिड को ध्यान से पकड़ना है, ओके। कह रहा है डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुल्स, ठीक है। जिंक ग्रेनुल्स के आसपास आपको क्या कुछ नजर आ रहा है, यस नजर आ रहा है, हाइड्रोजन के बबल्स निकलते हैं यहाँ पर, ओके, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस होती है, ओके। कह रहा है टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, कह रहा है कॉनिकल फ्लास्क को टेस्ट करो, टच करो। अगर आप टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करा तो टेस्ट ट्यूब को टच करो, क्या देखोगे आप, टेम्परेचर राइज कर जाता है, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो अभी तक आपने करी है, मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पे बर्न किया बच्चों, ठीक है, ये देखिए। उसके बाद ये देखिए, ये वाला आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ाया अभी मैंने आपको, एक्टिविटी 1.3, 1.2 बाद में हम आपको पढ़ाएंगे। तो कह रहा है इस सारी एक्टिविटीज को देखते हुए कभी भी अगर आपका चेंज इन स्टेट हो रहा हो, ठीक है स्टूडेंट्स, चेंज इन स्टेट हो रहा हो, मतलब चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है, उसकी स्टेट्स में चेंज हो रहा हो, रिएक्शन में स्टेट्स में चेंज हो रहा हो, लेके चले थे क्या, सॉलिड बन गया क्या, लिक्विड, ओके स्टूडेंट्स। या कभी भी कलर में चेंज आ रहा हो, ठीक है, या कभी भी कोई एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, टेम्परेचर चेंज हो रहा था, ये भी आपने देखा, ठीक है स्टूडेंट्स। और चेंज इन कलर और चेंज इन स्टेट, अभी ये एग्जांपल अभी आपको नहीं मिलेंगे, आगे चल के मिलेंगे, टेंशन मत लो। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे कभी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखोगे ये सारी चीज़ें अगर कहीं पर हो रही होंगी, इसके अलावा भी होता है कि अगर प्रेसिपिटेट कहीं पे बन रहा है वो क्या होता है, इसीलिए वाली एक्टिविटी भी हमने छोड़ दी है, ठीक है, आगे चल के पढ़ाएंगे, छोड़ दीजिए। कभी अगर कहीं प्रेसिपिटेट बन रहा होगा तब भी क्या होता है, जो जो छूट जा रहा है आगे पढ़ाएंगे, परेशान ना हो, ठीक है। ये सारी चीजें दिखेंगी तो उसका मतलब क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। अब बच्चों आओ फटाफट यहाँ पे आ जाओ, ठीक। अब देखो केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। कह रहा है एक्टिविटी 1.1
can be described as when a magnesium ribbon is burned in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. This description of the chemical reaction in a sentence फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग. ओके, कह रहा है कि अगर आप इसको एक सेंटेंस में बताओगे कि मैग्नीशियम ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, हाँ, बंसन बर्नर से हमने उसको फ्लेम दिखाया, ये सब, हाँ, तो ये सब बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसको आप सेंटेंस में लिखोगे. तो इसके लिए क्या करते हैं हम भाई, अब या तो आप पूरा लिखो कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हेन वी एक्सपोज टू बंसन बर्नर इट विल, है ना. तो ये सब नहीं, इतना लंबा नहीं. तो आपको क्या करना है, जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होता है ना, जैसे मैथ्स में आप फॉर्मूला यूज करते हो, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत शॉर्ट में की गई एक्टिविटी को हम दिखाएंगे, हाँ ना. तो यही चीज़ है, कह रहा है इट कैन बी रिटन इन द शॉर्टर फॉर्म. इसको शॉर्टर फॉर्म में आपको लिखना है. द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस टू राइट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन. ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, वर्ड इक्वेशन बना सकते हैं. ठीक है, कि जो दिया गया सेंटेंस है वो शॉर्ट में हो जाए. ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपने एक्टिविटी करी वो शॉर्ट में दिख जाए. देखो वर्ड रिएक्शंस कैसे लिखते हैं या वर्ड इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, कुछ नहीं, यहाँ पर जिसको जिसको आपने रिएक्ट कराया उसको लिख दो. ठीक है, मैग्नीशियम लिखा, इधर ऑक्सीजन लिखा. मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया था किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ. ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से मिल रही थी और मैग्नीशियम का आपको रिबन दिया गया था. ठीक है ना. अब ध्यान से यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है. क्या याद रखना है कि जिनको आपने रिएक्ट कराया आपस में, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं. ठीक, कॉपी में नोट लगा लीजिए. जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं. और जो बन के तैयार हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे. ठीक है ना. याद है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हम लेके चले थे, ऑक्सीजन हम नहीं लेके आए थे, एटमॉस्फेयर से मिल गया था. ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने क्या किया, रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, तो ये रिएक्टेंट कहलाएंगे. और जो बन के तैयार हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट हो गया. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या था, आपका प्रोडक्ट था. और एक चीज और, ये रिएक्टेंट और जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे आपके, 2 रिएक्टेंट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं. यहाँ पर ओनली 2 रिएक्टेंट्स हैं. कौन कौन से, मैग्नीशियम ऑक्सीजन. तो जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं तो उनके बीच में प्लस साइन का यूज किया जाता है. किसका साइन का, प्लस साइन का यूज किया जाता है. अब यही सारी चीजें बच्चों आप अपनी किताब में पढ़ लीजिए. देखिए क्या कह रहा है. ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ सारा, देख लो, जो इंपॉर्टेंट होगा नोट करा दूंगा. कह रहा है द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1, ये रिएक्शन 1.1 लिखी है, नहीं एक्टिविटी 1.1. ओके, इस मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स. ठीक, तो ये दोनों रिएक्टेंट है, यही बात इन्होंने लोग बोली है. कह रहा है द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट. जो न्यू सब्सटेंस बना है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं. कह रहा है अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम. एक चीज और देखिए, जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे एक एरो लगाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ ये एक एरो लगाते हैं. ठीक, और क्या करते हैं, कह रहा है कि द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम. सिमिलरली द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन देम. ठीक, रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं हमेशा, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, जिनको आप लेके चले हो, और उनके बीच में हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं. 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट. इसी तरीके से यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे होते तो उनके बीच में हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं. और प्रोडक्ट्स को हम कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात आपको समझ में आई होगी. अब आ जाओ यहाँ पर. अब देखो, कह रहा है कि पहले रिएक्शंस को ऐसे लिखा जाता था. ठीक, अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको और शॉर्टर फॉर्म में करो. तो और शॉर्टर फॉर्म में कैसे करोगे, ये देखिए, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. ठीक, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हम मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, पढ़िए क्या कह रहा है. कह रहा है इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग द केमिकल इक्वेशंस. क्या केमिकल इक्वेशंस को और भी शॉर्ट तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज यूज एंड यूजफुल if we use chemical formulae instead of words. ठीक है, वर्ड की जगह अगर हम फॉर्मूला बना लें. ठीक है, जैसे हमें ग्लूकोज लिखना है तो ग्लूकोज की जगह हम C6H12O6 लिखेंगे. वाटर लिखना है तो हम H2O लिखेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है तो CO2 लिखेंगे. ठीक, तो ये चीजें, इसी को हम केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं. ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या करती है, वो केमिकल रिएक्शन को बताती है कि भैया कौन कौन रिएक्ट करके क्या क्या बता रहा है. तो ये लिखी है आपकी तरीके की केमिकल इक्वेशन. इफ यू रिकॉल formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation will be written as, ये मैंने अभी आपको दिखाया था. ठीक है, मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg, ऑक्सीजन का क्या हो गया O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. कह रहा काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each element on the left hand side and right hand side of the arrow. Is the number of atoms of each element same on the both side? If not, then equation is unbalanced because the mass is not the same on the both side of the equation. Such a chemical equation is
skeletal chemical equation for a reaction. Equation 1.2 is a skeletal chemical reaction for the burning of the magnesium in the air. अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, अब यहाँ पर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है ना, इसको कॉपी में नोट लगा लें। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जो बैलेंस नहीं होती है बच्चों। अब देखो ये बैलेंस नहीं है, कैसे बैलेंस नहीं है आइए हम दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, ये रिएक्टेंट साइड है, ये रिएक्टेंट साइड है और ये हो गई प्रोडक्ट साइड, ठीक। ये अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है। रिएक्टेंट साइड में कौन कौन से एलिमेंट है आपके पास, या कौन कौन से सब्सटेंस है, मैग्नीशियम है और क्या आपके पास ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम के कितने एटम है, चेक करो, एक ही एटम है यहाँ पर, क्योंकि Mg के नीचे कोई नंबर नहीं लिखा है तो मैग्नीशियम का 1 एटम है, ठीक। अब प्रोडक्ट साइड में यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम के नीचे कोई नंबर नहीं लिखा है, Mg के नीचे 1, तो मैग्नीशियम का एटम कितना हो गया, 1, ठीक। नंबर ऑफ एटम्स हम दिखा रहे हैं मैग्नीशियम का रिएक्टेंट साइड में, मैग्नीशियम का प्रोडक्ट साइड में, ठीक। अब यहाँ पे देखो, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 लिखा हुआ है नीचे, तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितने, चेक करो, प्रोडक्ट साइड में O के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, लिए लीजिए, ठीक। अब आपको ये देखना होता है जितने जितने एटम किसी एलिमेंट के, जैसे कोई एलिमेंट है मैग्नीशियम, तो जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड हैं उतने ही क्या राइट हैंड साइड है, चेक करो। मैग्नीशियम के रिएक्टेंट साइड में 1 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में भी कितना है, 1 है। तो चलो मैग्नीशियम तो बैलेंस है, ठीक, मतलब रिएक्टेंट साइड में भी मैग्नीशियम का 1 एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम का 1 एटम है, ठीक। ऑक्सीजन के बारे में बात करो, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितने, ओनली 1 है, तो ऑक्सीजन क्या है, अनबैलेंस है। ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ क्या होने चाहिए थे, इक्वल होने चाहिए थे, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इन रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक यही है आपका, क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहीं पे देखते हैं, देखिए क्लास 9th में आपको क्या पढ़ाया गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ाया गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या पढ़ाया गया था कि कोई भी केमिकल प्रोसेस होता है अगर, तो किसी भी केमिकल प्रोसेस में मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यानी कि जितना मास मैग्नीशियम का इधर था उतना ही मास मैग्नीशियम का इधर होना चाहिए, जितना मास ऑक्सीजन का इधर है उतना ही मास ऑक्सीजन का इधर, यानी कि जो रिएक्टेंट का टोटल मास है वो प्रोडक्ट का टोटल मास होगा। अब सुनो, रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट का करने के लिए मास किसकी वजह से होता है, बताओ, एटम्स की वजह से। भाई कोई भी सब्सटेंस आपने लिया है तो फाइनली तो वो एटम से मिलकर बना है ना, इसीलिए बोला था कि जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड होने चाहिए उतने ही एटम राइट हैंड साइड होने चाहिए। मतलब समझो, जितने मैग्नीशियम के लेफ्ट हैंड साइड है उतने ही मैग्नीशियम के राइट हैंड साइड होने चाहिए, तभी तो क्या फॉलो होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। जितने ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड एटम है उतने ही ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि फाइनली कोई भी सब्सटेंस किससे मिलकर बना है, एटम से, तो एटम्स को बैलेंस कर दो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका फॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एटम्स को बैलेंस करना है, यानी कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम राइट हैंड साइड में भी क्या करें, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने एटम कर दें, 2 एटम कर दें। इसको करने के लिए क्या करते हैं मैं आपको बता दूं, इसको करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम कोफिशिएंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कोफिशिएंट लगाते हैं। कभी भी ये गलती मत कर देना बच्चों कि जो भी आपका सब्सटेंस बना है या जो भी कंपाउंड आपका बना है, ठीक, उस कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। याद रखना, किसी भी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला में आप कोई नहीं चेंज कर सकते बच्चों। वहां पर मतलब कि अगर बच्चा बोलेगा सर O के नीचे 2 लगा दो, लो बोल देगा, बोलेगा सर O के नीचे 2 लगा दो सर, तो इधर भी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, उधर भी 2 हो जाएगा, मैग्नीशियम 1 रॉन्ग। भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgO। बेटा इसके फॉर्मूले में थोड़ी ना चेंज कर दोगे आप, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनाना सिखाया था, याद करो। Mg पे क्या होता था 2 प्लस, O पे क्या होता था 2 माइनस, 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला क्या आ गया, MgO, ठीक है। कभी भी आप कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज नहीं करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, ठीक। तो क्या करेंगे सर, तो आपको क्या करना है, आपको कोफिशिएंट लगाना होता है। क्या लगाना है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जिन नंबर से हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल में आगे लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। सुनो, अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बात बन जाएगी। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है 2 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है। भाई इसका ये मतलब है ना, सुनो ध्यान से, यहाँ पे मैंने 2 इसलिए लगाया क्योंकि ध्यान से चेक करो, मुझे ऑक्सीजन को 2 करना था। अब ऑक्सीजन के नीचे कोई नंबर नहीं है, 1 है ना, क्या है 1 है, तो 2 × 1 2। ऑक्सीजन के नीचे कोई नंबर नहीं, 1 मान लो, और आगे जो नंबर लगा दिया उससे उठा के उसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 लगाया ना आगे, 2 को कोफिशिएंट बोलते हैं, कभी कभी इसको स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक। 2 1 × 2 तो ऑक्सीजन हो गए 2, लेकिन प्रॉब्लम हो गई मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम यहाँ पे कितना था, कुछ नहीं लिखा, यानी कि 1, तो 2 1 × 2, मैग्नीशियम 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा दो, लो, तो यहाँ पे 1 है, 2 1 × 2, हालांकि 1 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो
कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 लगा दो, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, सॉरी ऑक्सीजन कितना था यहाँ पर, 2, 2 नहीं 1, ठीक। ऑक्सीजन कितना था यहाँ पे, 1 था, तो 2 अंदर 2 ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन में कितना हो गया, 2, ठीक। यहाँ 2 लगाने से मैग्नीशियम डिस्टर्ब हो गया, ठीक है ना, मैग्नीशियम 2 है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, 2, मैग्नीशियम भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब चेक कर लो लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम कितने हैं, 2, राइट हैंड साइड अभी और कराएंगे ना, क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो। राइट हैंड साइड मैग्नीशियम कितने, 2, ठीक। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन कितने, 2, राइट हैंड साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 2, लो बैलेंस हो गया। जितने मैग्नीशियम के एटम लेफ्ट हैंड साइड हैं उतने ही तो राइट हैंड साइड है, 2 2। जितने ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट साइड में है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में है 2, उतने ही तो राइट हैंड साइड में है, ठीक। ओके, ऑक्सीजन को ओ लिख दो ऐसे, ठीक है, ओके ओके एटम हम चेक कर रहे हैं। अब समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब आइए एक और एग्जांपल लेते हैं आपकी बुक से, तो ये आप पढ़ लेना, इसमें यही बात लिखी हुई है, पढ़ लीजिए। कह रहा है रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास that you studied in class 9. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction yes. So कह रहा है कि क्लास 9 में आपने पढ़ा था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट, ठीक है ना। रिएक्टेंट साइड में जितना टोटल मास होगा उतना ही मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं रिएक्टेंट साइड में उनका टोटल मास प्रोडक्ट साइड में जितने भी एलिमेंट हैं उनके मास के इक्वल होगा। और ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल करने पड़ेंगे, क्योंकि भैया एटम की वजह से ही तो मास होता है, तो एटम को इक्वल कर दो ना, ठीक। और एटम को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स लगाते हैं, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक। कह रहा है यही बात है, देखो कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम। ऑब्वियसली जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड थे उतने ही राइट हैंड साइड होने चाहिए, ठीक। बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन is the chemical equation 1.2 balance. Let us learn about the balancing a chemical equation step by steps. Okay student, अब देखो आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने की यहाँ पर सिखाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से चेक करो, एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर ले रहा है, ठीक, और दूसरी मैं व्हाइट बोर्ड पे लूंगा, वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कैसे करते हैं। चलो पहले यही वाली रिएक्शन कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे फटाफट यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये रिएक्शन अभी मैंने आपको लिखना सिखाया था, याद है। जिंक की H2SO4 के साथ क्या बना था, ZnSO4 और हाइड्रोजन कैसे बना था देखा था आपने। तो हमने यहाँ एक टेबल बनाई, ठीक। कौन कौन से एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड उसको आप देख लो, एक तो जिंक है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा सल्फर है और ऑक्सीजन है, इतना तो पहचान जाओगे। जिंक है, ठीक, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो हमने यहाँ एलिमेंट्स लिखा कौन कौन से, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक। अब हमने एक कॉलम बनाया यहाँ पर इस तरीके से, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो एटम प्रेजेंट है, जिंक के कितने, हाइड्रोजन के कितने, सल्फर कितने और ऑक्सीजन कितने। इसी तरीके से नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑन राइट हैंड साइड, ठीक। तो आओ देखो जरा, जिंक के एटम यहाँ पर कितने, जिंक के नीचे कुछ नहीं लिखा है, 1 मानेंगे। समझ लेना कैसे काउंट करते हैं जिसको नहीं पता है। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम मेरे को भी हो जाता है, फीवर है। चलो देखते हैं, ठीक। जिंक बच्चों इधर 1 है, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड देखो पहले, लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम है, हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा है, यस सर, हाइड्रोजन 2 है। सल्फर के नीचे कुछ नहीं लिखा है, 1 मानेंगे, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन के नीचे कुछ 4 लिखा है, ऑक्सीजन के 4 एटम है। राइट हैंड साइड आ जाओ, जिंक के नीचे कुछ नहीं लिखा है, 1 लिखेंगे, तो जिंक का एटम 1 है राइट हैंड साइड, ठीक। सल्फर के नीचे कुछ नहीं लिखा है, 1 मानेंगे, सल्फर भी कितना है, 1 है। ऑक्सीजन के नीचे कितना है, 4, राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन, 4। हाइड्रोजन कितने हैं राइट हैंड साइड में, 2, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2। लो अब आपको देखना है क्या, हर एक एलिमेंट के जितने लेफ्ट हैंड साइड में एटम है उतने ही राइट हैंड साइड में एटम है। इस टेबल में जो टेबल आपने बनाई है देख लो, जिंक लेफ्ट में भी 1, राइट में भी 1, यस सर। जिंक लेफ्ट में भी 1, राइट में भी 1, ठीक। हाइड्रोजन लेफ्ट में भी 2, राइट में भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। सल्फर के लेफ्ट में 1 एटम है, राइट में 1 एटम है, ठीक। ऑक्सीजन के लेफ्ट में भी 4 एटम है और राइट में भी 4 एटम है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कर रहा है यहाँ पर, ये रिएक्शन फॉलो कर रही है, ठीक है। हर एक एलिमेंट के जितने रिएक्टेंट साइड में एटम्स हैं उतने ही राइट हैंड साइड में भी एटम है, तो ये बैलेंस हो गई, ठीक है। ये बैलेंस हो गई। स्केलेटल रिएक्शन हमने लिखी थी बट वो ऑलरेडी बैलेंस थी, ठीक है ना। चलो यानी कि अनबैलेंस लिखी थी हमने बट वो ऑलरेडी बैलेंस थी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप रिएक्शन करा देते हो तो वो ऑलरेडी बैलेंस रहती है। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये रिएक्शन जो है बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को देखिए, ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसको मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बैलेंस करेंगे। ओके नाउ
इसको यहीं पे फटाफट बैलेंस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होता है, एनसीईआरटी ये इसमें मैं आपको पॉइंट्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट होगा। ठीक, एक वीडियो और लेके आएंगे बैलेंस द केमिकल रिएक्शन का डिटेल में बाद में, पहले चैप्टर फिनिश कर लें तब, ठीक है ना। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे इसको बैलेंस करेंगे। Fe मतलब आयरन H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर जो H2O है ये स्टीम के फॉर्म में, याद रखिएगा, ये क्या है, स्टीम है। क्या है ये, स्टीम है। भाई पानी कैसा रहता है, पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, गैसेस फॉर्म में रह सकता है, सॉलिड फॉर्म में रह सकता है, तो यहाँ स्टीम ली गई। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन मत लो। ठीक, आओ आओ जरा इसको बैलेंस करो। ठीक, और जरा इसको बैलेंस करो। तो बच्चों देखो कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे एक टेबल बना लो, चलो फटाफट ये टेबल बनाई। ठीक, यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों एलिमेंट्स। ठीक, यहाँ पे हमने लिखा एलिमेंट्स, एलिमेंट्स यहाँ पर हमने लिखा, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, इन रिएक्टेंट्स यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, और इसी तरीके से नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक, अब सुनो कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ पे आके देखो। आयरन है, Fe का मतलब आयरन होता है, पता होना चाहिए। Fe का मतलब आयरन होता है। आयरन क्या है, एक मेटल है। मेटल कैसा होता है, एटॉमिक फॉर्म में होता है, तो कभी भी मेटल के नीचे Fe2 Fe3 ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा। हाँ, तब देखने को मिल सकता है जब आपके पास कोई मॉलिक्यूल बनाओ, मॉलिक्यूल में Fe3 ऐसा देखने को मिल सकता है। अकेले आयरन लिखा है तो उसके नीचे कहीं Fe2 Fe3 ये सब नहीं देखने को आपको मिलेगा, कभी नहीं देखने को मिलेगा। चलो सो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करिए, आयरन लिखा हमने। ठीक, फिर दूसरा एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन दिख रहा है। तीसरा एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन दिख रहा है। बस इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है लेफ्ट हैंड साइड, और यही एलिमेंट राइट हैंड साइड भी होंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन। अब देखो क्या है, नंबर ऑफ एटम, आयरन के लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, 1 है, क्योंकि Fe के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे। हाइड्रोजन के कितने हैं, H के नीचे कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम है। ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। ये लो लेफ्ट हैंड साइड का गेम खत्म। अब राइट हैंड साइड देखो, Fe के नीचे 3 लिखा है, यानी कि आयरन कितने हो गए प्रोडक्ट में, 3। ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा है, ऑक्सीजन हो गए 4। ठीक, H के नीचे 2 लिखा है, ये लो। ठीक, अब बताओ क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है या स्केलेटल रिएक्शन इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन है, नहीं, क्योंकि आयरन इधर 1 है उधर 3, आयरन ही नहीं बैलेंस है। लो अब सुनो, अब क्या करते हैं, अब ये करते हैं कि इस रिएक्शन में जो आपको सबसे बड़ा फॉर्मूला दिखाई पड़ रहा हो, ठीक है, जो सबसे बड़ा फॉर्मूला आपको दिखाई पड़ रहा हो, जो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आपको दिखाई पड़ रहा हो उसको ले लो। जैसे कि बच्चों यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा फॉर्मूला Fe तो नहीं है, H2O भी नहीं है, H2 ये देखिए सबसे कॉम्प्लेक्स ये है ना, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है, चेक कर लो भाई। आयरन कितने, 3 है, ऑक्सीजन कितने, 4 है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा एटम इसी में, 3 + 4 7। यहाँ पर कितने एटम है टोटल, 3, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के। ठीक, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन के 2 हैं। ठीक, तो जो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आपको दिखाई पड़े, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है, सबसे पहले उसको पकड़ लो। ठीक, अब उसको पकड़ने के बाद क्या करो, उसमें एटम्स को बैलेंस करने की कोशिश करो। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन कितने, 4 है, तो आपको राइट हैंड साइड भी मैं लिख दूँ रिएक्शन, यहाँ पर देखो Fe + H2O गिव्स Fe3O4। ठीक, और प्लस हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, ये अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन कितने, 4 है। अब बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन 4 करने के लिए H2 में क्या नीचे 4 लगा दोगे, क्या नीचे 4 लगा दोगे, कभी नहीं लगा सकते हो। इससे क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, पूरी दुनिया को पता है। ठीक, तो आप नीचे 4 नहीं लगा सकते हो, तो आप क्या करोगे, इस मॉलिक्यूल के आगे कोफिशिएंट लगा दो। इस मॉलिक्यूल के आगे क्या लगा सकते हो आप, कोफिशिएंट लगा सकते हो। ठीक, सो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, यहाँ 4 लगा दिया। जैसे ही हमने यहाँ 4 लगाया, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे भाई, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, 4 × 1 = 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक, 1 नीचे लिखा नहीं जाता है इसलिए हटा दो। ठीक, 4 कर दिया, चलो ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया। लेकिन अब जैसे ही हमने ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, ठीक, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या हो गया, रिएक्टेंट साइड में करते जाओ, टेबल में करेक्शन करते जाओ। पहला ऑक्सीजन इधर 1 था, आप कितने हो गए, 4 हो गए, तो यहाँ 1 की जगह आप क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे। ठीक, 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो जरा ध्यान से, अब जैसे ही आपने ऐसा किया तो इस मॉलिक्यूल में देखो आयरन नहीं बैलेंस है, क्योंकि आयरन यहाँ क्या है, 3 है, और यहाँ आयरन ओनली 1 है। तो क्या नीचे 3 लगा दोगे, नो सर नहीं लगा सकते हो। आयरन मेटल है, वो एटॉमिक फॉर्म में रहता है, Fe लिखा जाता है उसको, उसके नीचे 3 नहीं लगाओगे, उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा।
तो क्या करेंगे, आगे कोफिशिएंट लगाएंगे, ठीक। यहाँ 3 यहाँ पे लिखोगे, इससे क्या फायदा है, यहाँ कोई नंबर नहीं होता, 1 होता है, 3 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो आयरन भी हो गया 3। चलो, आयरन आयरन की भी बात बन गई भाई, है ना, आयरन की भी बात बन गई। सो आयरन का रिएक्टेंट साइड में यहाँ से 1 हटा के क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, ठीक। क्या मैं यहीं पे करेक्शन कर दूँ, लो 3, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड भी आयरन 3 हो गया, राइट हैंड साइड भी 3 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दो जरा। अब कोई प्रॉब्लम है क्या, हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम है सर, देखो लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन कितना है, 4 2 8, हाइड्रोजन कितना है, 4 2 8, तो लेफ्ट हैंड साइड तो भैया ये 8 है। अब प्रॉब्लम है राइट हैंड साइड भी क्या करोगे, 8 करोगे। कैसे करेंगे सर 8, क्या यहाँ पे नीचे क्या कर दोगे, 8 कर दोगे, नो सर। तो क्या करेंगे सर, आगे 4 लगा दो सर, 4 2 कितना हो गया, 8, खत्म। अब जाके चेक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड आयरन कितने, 3, राइट हैंड साइड भी आयरन कितने, 3, लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन कितने, 4 2 8, राइट हैंड साइड हाइड्रोजन कितने, 4 2 8, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कोई कुछ नहीं लिखा है, 1, यानी कि 4 1 4, राइट हैंड साइड भी ऑक्सीजन कितने, 4। ये लो, ये हो गई आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्केलेटल थी और ये हो गई आपकी बैलेंस। ओके, जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए। इस तरीके से एक बैलेंसिंग का अलग से वीडियो लेके आएंगे, टेंशन मत लेना, इसमें और भी सारी चीज़ें होती। जस्ट मैं आपको बता रहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराने के लिए हम केमिकल रिएक्शंस में जो इक्वेशंस बनती हैं उनको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये सब बातें आप पढ़ लेना, ये सब यही पूरी कहानी बताई गई थी आपको एनसीईआरटी में, है ना। तो इसको हमने डायरेक्टली यहाँ सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये आपका पेज यहाँ से बच गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 में आओगे आप, स्टेप नंबर 6 तक तो आपने इसको बैलेंस कर लिया, ठीक। अब स्टेप नंबर 7 में जब आओगे तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहे हैं। ओके, कह रहा है जब रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, जब रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। जैसे कि हमने अभी रिएक्शन करी थी किसकी, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4। अब ये Fe3O4 कैसे बनता है, ये हम आपको कभी ना कभी किसी क्लास में ज़रूर बताएंगे। अभी नए हो ना, फर्स्ट चैप्टर है, तो इसलिए भी हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको, ठीक है। प्लस H2O, ओके, ये लीजिए, H2O नहीं H2। अब देखो बच्चों, होता क्या है, इसको भी हमने बैलेंस किया था, याद है कैसे बैलेंस किया था, ऑक्सीजन 4 यहाँ लगाया था 4, हाइड्रोजन कितने हो गए थे यहाँ 4 to the 8, 4 to the 8, आयरन 3, ये बैलेंस हो गया। अब होता क्या है बच्चों, पढ़ो, कह रहा है कि इन द एबव बैलेंस इक्वेशन 1.9 डज द इक्वेशन टेल्स अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। No, information has been given in this equation about their physical state. To make a chemical equation more informative, the physical states of the reactant and product are mentioned along with their chemical formulae. The gaseous, liquid, aqueous and solid state of the reactants and products are represented by the notation GL, aqueous, AQ, solid, S respectively. The word aqueous AQ is written in the form of reactant or the product is present as a solution in water. अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो बच्चों, कह रहा है कि आपने जो अभी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस करके जो केमिकल इक्वेशन लिखी, ठीक, यहाँ पर जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी आयरन और स्टीम के बीच में, मैंने आपको बताया था, ठीक। तो इसको जो आपने बैलेंस करके लिखा है, कह रहा है क्या ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट के बारे में बताता है। सुन लो, फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है, फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि इनका स्टेट क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का मतलब ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि एक्वस है। देखो सॉलिड लिक्विड गैस तो सब लोग समझते हो, एक्वस आपको नहीं पता होगा। तो एक्वस के लिए आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्वस। पहले आप इससे पहले एक बात समझ लो, अगर कहीं पर बच्चों कुछ गैस है, कोई भी सब्सटेंस अगर गैस है तो उसको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर लिक्विड है तो उसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर सॉलिड है तो उसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। जैसे कि यहाँ पे आइए, आयरन सॉलिड होता है, पूरी दुनिया को पता है, तो नीचे छोटा सा एस लिख देंगे, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, Fe के नीचे ब्रैकेट में छोटा सा एस लिख दिया, मतलब ये सॉलिड स्टेट में लिया गया। मैंने आपको बताया कि वाटर यहाँ स्टीम के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता, बेटा पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे पता चलेगा, है ना, कि किसकी रिएक्शन किसके साथ कौन से स्टेट में होती है, ठीक। और साथ साथ याद करते चलिए। तो ये वाली रिएक्शन में आयरन के साथ वाटर जो होता है वो किस में होता है, स्टीम के फॉर्म में होता है। और स्टीम क्या होती है, गैस होती है। पानी को भैया गर्म करोगे ना, बॉईल हो जाएगा, स्टीम बन जाएगी, ठीक। तो स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये H2 होता है गैसियस फॉर्म में, ये लीजिए, तो जी लिख दोगे नीचे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से चेक करो, ये जो Fe3O4 होता है ये होता है सॉलिड, जी हाँ सुन लीजिए, ये सॉलिड होता है, ठीक है, रेड ब्राउन कलर का सॉलिड होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सॉलिड, ठीक। और हाइड्रोजन होती है गैस, पूरी दुनिया को पता है, इसलिए हमने यहाँ जी लिख दिया। अब बात करते हैं क्या
कि भाई इस तरीके से जब ये सब लिख दिया एस जी और लिक्विड होता कोई तो एल लिख देते इस तरीके से, है ना। ये लिखने से हमें इसका फिजिकल स्टेट में पता चल जाता है, फिजिकल स्टेट का पता चल जाता है कि आयरन सॉलिड स्टेट में लिया गया था, वाटर गैसियस स्टेट में लिया गया था, और जो प्रोडक्ट बन रहा है आयरन का जो ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पर, इसका नामकरण करना आगे के चैप्टर में सीखेंगे, टेंशन मत लो। ठीक, आयरन का जो ऑक्साइड बन रहा है वो सॉलिड फॉर्म में, और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में यहाँ पर बनी है। अब एक्वस का क्या मतलब होता है बच्चों, देखिए यहाँ पर आपकी किताब में क्या लिखा है, पढ़िए जरा। कह रहा है कि if the reactants or product is present as a solution in water, the word aqueous is written। कॉपी में नोट लगाओ, कॉपी में नोट लगाओ या बुक में नोट लगाओ। द वर्ड एक्वस, ए क्यू, ये ए क्यू हम कब लिखते हैं, जब आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वाटर के साथ सॉल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल रहता है, वाटर के साथ सॉल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल रहता है। उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे, अभी जो पीछे हमने आपकी जिंक से रिएक्शन पढ़ाई थी, ठीक है ना, जिंक की रिएक्शन पढ़ाई थी किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो जिंक प्लस H2SO4, ठीक है। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसके नीचे एक्वस लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ये जो रिएक्टेंट है, ठीक, ये पानी के साथ सॉल्यूशन में रहता है, मतलब एसिड लिया पानी में मिला लिया, एसिड लिया पानी में मिला लिया, इस तरीके से एसिड को डाइल्यूट भी करते हैं, अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट में, टेंशन मत लो। बस ये समझो कि इसका सॉल्यूशन अगर पानी के साथ बनाया गया, अरे भाई जैसे आप नमक लेते हो ना, नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, उसको पानी मिला लेते हो तो एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। वही चीज़ तो है, क्या दिक्कत है, H2SO4 को पानी मिला लिया गया होगा तो एक्वस सॉल्यूशन बन गया। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि पानी के साथ सॉल्यूशन है किसका, H2SO4 का। ठीक, जिंक सॉलिड होता है, यहाँ पे रिएक्शन में क्या बना था प्रोडक्ट, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और साथ में क्या निकली थी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकली थी गैसियस फॉर्म में। और मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये जो जिंक सल्फेट होता है ये बनता है एक्वस सॉल्यूशन, मतलब समझो एसिड डाले थे पानी के साथ मिला के, एसिड का पानी में सॉल्यूशन था तो ये एक्वस सॉल्यूशन था। तो जब रिएक्शन होगी पानी तो है ही भाई, वहाँ पानी तो है ही है। जैसे ही ये सॉल्ट बनता है, जिंक सल्फेट एक तरीके का सॉल्ट है। अब सॉल्ट क्या होता है पढ़ाएंगे भाई, चैप्टर 1 में ही थोड़ी ना सीख जाओगे सब कुछ। सुनो, ये जो सॉल्ट होता है इसका एक्वस सॉल्यूशन बनता है, पानी तो है ही, एसिड में जो पानी था उसी में अपना सॉल्यूशन बना लेता है ये। तो जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में, भाई जो टेस्ट ट्यूब लिया उसमें पानी तो है ना, ये टेस्ट ट्यूब लिया था, इसमें H2SO4 था एक्वस फॉर्म में, ठीक, यहाँ जिंक ग्रेनुल्स डाले, तो जब रिएक्शन होगी, जब ये बनेगा तो ये अपना एक्वस सॉल्यूशन बनाता है यहाँ पर, ठीक है, ओके, क्योंकि पानी तो है ही वहाँ पर। ओके, नो, ये बात हो गई। तो आपने अभी तक क्या सीखा, आपने सीखा कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के बाद उनके फिजिकल स्टेट भी लिखना वहाँ पर ज़रूरी होता है, लेकिन हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ये भी बात है, हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आप उसका फिजिकल स्टेट लिख रहे हो। एग्जाम में पूछा है तो लिखना है, नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं है। चलो देखो, कह रहा नोट दैट द सिंबल G इज यूज विद द वाटर टू इंडिकेट दैट दिस रिएक्शन वाटर इज यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। मैंने आपको बताया, कह रहा यूजुअली ऊपर HO के साथ G लगाया क्योंकि वाटर को गैसियस स्टेट स्टीम के फॉर्म में यूज किया गया है। ठीक, कह रहे यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशंस अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। देखा मैंने आपको बताया ना, जो बात अभी बताई कि फिजिकल स्टेट्स को आप हमेशा लिखें ये जरूरी नहीं होता है। ठीक, कह रहा समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एटसेट्रा for the reactions are indicated above and or below the arrow in the reaction for example। अब देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शंस में, ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती हैं उनकी जो इक्वेशंस आप लिखते हो, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती हैं उनकी इक्वेशंस जो आप लिखते हो, उसमें आपको कभी कभी क्या दिखाना ज़रूरी होता है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, कैटलिस्ट क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको एग्जाम्पल देके पढ़ाऊंगा। कह रहा फॉर द रिएक्शंस, ठीक है, ये जो एरो होता है, एरो में ऊपर या नीचे हम टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट के बारे में लिखते हैं, कभी कभी ऐसा ज़रूरी होता है। ठीक, सुनो, टेम्परेचर, प्रेशर तो सबको पता है, जैसे कि एक रिएक्शन हो रही है बच्चों, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, मीथेनॉल। ठीक है, मैं नाम लिख दूं फटाफट, नाम नहीं पता है, CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, H2 सबको पता है हाइड्रोजन होता है, CH3OH होता है मीथेनॉल, क्या होता है, मीथेनॉल, ये एक तरीके का लिक्विड होता है। ठीक, तो बच्चों ये जो रिएक्शन होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ, ये होती है 340 ATM। ATM का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉपी में नोट लगाओ। ATM का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM का मतलब क्या होता है, ATM कहीं लिखा है मतलब एटमॉस्फेरिक
प्रेशर। अब सुनो बच्चों, जिस लैब में आप काम करते हो ना, जिस लैब में आप काम करते हो वहाँ 1 एटीएम का प्रेशर लगता है। हम यहाँ खड़े हुए हैं ना, तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा है, इसी को बस बोल दिया गया 1 एटीएम प्रेशर। ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक, आप खड़े हो भाई, आपके ऊपर एटमॉस्फेयर है ना, एयर के मॉलिक्यूल्स आपके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं ना। अरे भाई, एयर के मॉलिक्यूल में वेट है, वो आपके ऊपर प्रेशर लगा रहा है। ठीक, तो एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर आपके ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये रिएक्शन तब होती है जब हम 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाते हैं। कितना? मतलब एटमॉस्फेयर जितना हमारे पर प्रेशर लगा रहा है उसका 340 टाइम्स प्रेशर आपको लगाना है। कैसे लगाएं सर? मशीन बनाई है भाई हमने, मशीन से प्रेशर लगाते हैं, मशीन से प्रेशर जनरेट करते हैं। ठीक, तो इस रिएक्शन में देखिए प्रेशर को भी लिखना जरूरी है। अब ये आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में एरो के ऊपर ये रिएक्शन आ जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है और प्रेशर कितना होता है। ठीक, अब आइए इसको मैं बैलेंस करके आपको दिखाता हूं। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ कैसे प्रोडक्ट बनाए सर? सर ये तो याद करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन बेटा बहुत सारा तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, केमिस्ट्री है। होता क्या है केमिस्ट्री में, पहले हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, जो बन के आ जाता है उसको बुक में प्रिंट कर देते हैं, बच्चों को रटवाते हैं। फिर बहुत सारी रिएक्शंस में बनाना भी सिखाऊंगा आगे, परेशान ना हो, जहाँ पॉसिबल होगा मैं सिखाऊंगा ट्रिक लगा के बना के। ठीक, लेकिन याद भी करना पड़ेगा। ठीक, चलो। सो कार्बन मोनोऑक्साइड पूरी दुनिया को पता है कि गैस है। चलो पहले इसका स्केलेटल लिख लेते हैं और बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करी किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ठीक, कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे? 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। सो 340 एटीएम लिखेंगे एरो के ऊपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैटलिस्ट भी यूज होता है। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन सब्सटेंस को हम रिएक्शन में लगाते हैं, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं लेकिन रिएक्शन का रेट ऑल्टर कर देते हैं, यानी कि रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। ठीक, कभी कभी स्लो भी कर देते हैं। ठीक, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी एक कैटलिस्ट का आपको एग्जांपल देंगे। यहाँ पर कोई कैटलिस्ट नहीं लिखा है, वैसे यहाँ पे क्रोमियम यूज होता है। देखो जो एनसीईआरटी कह रहा है भैया हम वही पढ़ेंगे, यस सर। ठीक, बाहर से हम क्यों पढ़ें? तो चलो देखो जरा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देता आपको मीथेनॉल, देता आपको क्या? मीथेनॉल। ठीक है, मीथेनॉल का फॉर्मूला जिसको नहीं याद हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। मीथेन याद है? मीथेन याद है कि नहीं है बताओ? मीथेन क्या होता है? CH4। ठीक, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, कितने बच जाएंगे? 3, और OH लगा दो बस। ये मीथेन है CH4, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 3, और उसकी जगह OH लगा दो बस। तो ये बन गया मीथेनॉल। डायरेक्ट याद कर सकते हो तो याद कर लो, CH3OH, ये क्या है? मीथेनॉल है। ठीक, अब आइए बैलेंस करते हैं, फटाफट बैलेंस करेंगे। सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला कौन सा दिखाई पड़ रहा है? ये वाला। ठीक, इसमें हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करो, 3 + 1 4 हाइड्रोजन है। इधर भी हाइड्रोजन कितना करेंगे? 4। 4 करने के लिए क्या लगा दोगे? 2। 2 2 जा कितना हो गया? 4। भाई चेक कर लो ना, यहाँ हाइड्रोजन कितने? 3 तो यहाँ है और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 1 यहाँ है। 3 + 1 कितने हो गए? 4। तो उधर 4 हाइड्रोजन करने के लिए क्या आप हाइड्रोजन के नीचे 4 लगा दोगे? नहीं, हम कोफिशिएंट लगाएंगे। 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए? 2 से। तो 2 2 जा कितना होता है? 4 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब चेक करो, ऑक्सीजन बैलेंस है? हाँ यहाँ बैलेंस है। कार्बन बैलेंस है? हाँ बैलेंस है। तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। उधर कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, उधर ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे हम जी लिख देंगे क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, पूरी दुनिया को पता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? गैस है, पूरी दुनिया को पता है। ठीक, और मीथेनॉल लिक्विड है, ये भी पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता होना चाहिए। ओके, नाउ ये हो गया, तो ये बैलेंस हो गई आपकी। और मुझे इसमें कुछ बताना था। यस सर, बताना तो था। सेकंड वाली रिएक्शन अभी कराते हैं, रुक जाओ। इससे पहले आप ये समझो कैटलिस्ट क्या होते हैं, कॉपी में नोट लगाओ। मान लो एग्जाम में, देखो उसने जिक्र कर दिया ना यहाँ कैटलिस्ट का। ठीक, तो एग्जाम में क्या होता है बच्चों कि जब एनसीईआरटी में कोई वर्ड आ जाता है तो उसकी डेफिनेशन वो एग्जाम में पूछ लेता है, अक्सर पूछता है। ठीक, सो कैटलिस्ट। ठीक, कैटलिस्ट क्या होते हैं बच्चों? देखिए, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस which do not take participate in the chemical reaction but they which do not participate in the chemical reaction itself। अभी एग्जांपल दे रहे हैं, क्लियर होगा। itself but they alter the rate of
केमिकल रिएक्शन, शॉर्ट में लिख दिया RXN रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो खुद तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीज कर देंगे या तो डिक्रीज। 99% में 99% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब आइए, ये इतना लिखने के बाद, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है कैटलिस्ट, इतना लिखने के बाद एक रिएक्शन मैं आपको बताता हूं जो कि आपकी बुक में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहां पर मैं आपको कैटलिस्ट का भी एग्जांपल देता हूं। ठीक, तो बच्चों आप एग्जाम में लिख के आओगे यहाँ पे एग्जांपल कैटलिस्ट का। नाइट्रोजन जब रिएक्ट करती है हाइड्रोजन से तो अमोनिया गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, NH3 अमोनिया गैस। कॉपी में नोट लगाओ, NH3 का नाम क्या है, अमोनिया गैस। कौन सी गैस है ये, अमोनिया गैस। ठीक है, गलत मत कर देना, NH3 क्या है, अमोनिया गैस है। और NH4 प्लस कहीं लिखा हो तो ये अमोनियम आयन है। क्या है ये, अमोनियम आयन है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस। NH3 क्या है, अमोनिया गैस है, और NH4 प्लस क्या है, अमोनियम आयन है। ठीक है, गलत मत कर देना। ठीक, तो बहरहाल अभी हम अमोनियम आयन की बात नहीं कर रहे हैं, छोड़ दो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ आप। तो ये जो रिएक्शन है, यहां पर बच्चों क्या करते हैं, आयरन को ऐसा कैटलिस्ट लगाते हैं। मतलब जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे होते हैं, इसको हैबर प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस है ये, हैबर प्रोसेस। आपकी नॉलेज के लिए बताया, एग्जाम में आपको मुश्किल है पूछे क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ कैटलिस्ट पूछेगा तो आपको बताना है कि इन हैबर प्रोसेस नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज अ कैटलिस्ट। आयरन को यहाँ एरो के ऊपर लिखना है आपको, ये लीजिए, आयरन को यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट बच्चों यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आयरन खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करता है केमिकल रिएक्शन में, लेकिन क्या करता है, इस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। मतलब समझो, आयरन के बिना भी ये रिएक्शन हो सकती है, आयरन नहीं लगाओगे तब भी ये रिएक्शन हो सकती है। लेकिन अगर 1 घंटे में आपको मान लो 2 किलोग्राम अमोनिया मिल रहा है, अरे भाई मान लो 1 घंटे में 2 किलोग्राम अमोनिया मिल रहा है आयरन के एब्सेंस में, आयरन जैसे ही लगाओगे 10 किलोग्राम अमोनिया मिलने लगे। ठीक, तो क्या होगा, पर यूनिट टाइम में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा आपका, याद रखिएगा। ठीक, बैलेंस करो, नाइट्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, नीचे 1 है तो 2 1 2, 2 3 जा 6 तो यहाँ 3 लगा देंगे, हाइड्रोजन हो गया 6, 3 2 जा 6, बैलेंस हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये जो कैटलिस्ट है करते क्या है, ये बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ा देते हैं, कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आयरन जो डालोगे वो सरफेस प्रोवाइड करेगा, और इस सरफेस के ऊपर नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आएंगे और उनको एक सरफेस मिल जाएगा तो फटाफट रिएक्ट कर जाएंगे, और कोई बात नहीं है। ठीक, तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन को कराने के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिस सरफेस पे मॉलिक्यूल आके बैठते हैं और आपस में रिएक्शन करते हैं। समझ गए, ठीक है। तो इस तरीके से कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, नोट करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों, फटाफट नोट कर लो।